नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और मार्केट्स में लगातार 6 दिन से हम देख रहे हैं कि कमजोरी या गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बाजार को नीचे की ओर खींच रहे हैं? ये बाजार में जो गिरावट हो रही है ये कितनी लंबी चलने वाली है? आगे कौन से ऐसे लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इनफैक्ट, जो कि बाजार तोड़ता हुआ नजर आ सकता है? इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और हमें आज की तैयारी में मदद करने के लिए एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। सुगंधा मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी नाइन। Good morning, Sandeep ji. Thanks for inviting me on your show. तो मैम 6 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक तरफा गिरावट जो है वो झेलता हुआ नजर आ रहा है और कल का सेशन भी अगर आप देखेंगे तो कुछ पिछले अगर आप 5 दिन की बात करें तो उससे कुछ अलग नहीं था। कल भी हमने देखा निफ्टी में 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली क्लोजिंग बेसिस पे और सेंसेक्स में करीब 650 अंकों का गोता लगता हुआ दिखा। और बैंक निफ्टी में तो आप देखिए गिरावट ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 1000 अंकों की गिरावट एक ही सेशन में हमने बनती हुई दिखी है, क्योंकि हैवी वेट्स फिसलते हुए नजर आए थे। 27 सितंबर को बाजार ने रिकॉर्ड हाई लगाया था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 6 दिन से लगातार जो गिरावट है वो मार्केट में एक तरफा देखने को मिल रही है। जो रिकॉर्ड हाई लगे थे 26,277 के, वहां से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 1500 अंकों से ज़्यादा यानी कि 1,500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। जैसे तैसे हमने शुक्रवार को 25,000 का स्तर बचा लिया था, लेकिन कल के सेशन में वो भी नहीं बच पाया। सेंसेक्स अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड हाई से ऑलमोस्ट 5,000 अंक टूट चुका है। जैसे तैसे 81,000 का लेवल कल के सेशन में बचता हुआ दिखा, लेकिन हायर लेवल से हम 5,000 अंकों के आसपास की गिरावट ऑलरेडी झेल चुके हैं। और कुछ ऐसा ही रुझान हमने बैंक निफ्टी में भी देखा, जहां हमने 54,467 का हाई बनता हुआ दिखा था और वहां से करीब करीब 4,000 अंक नीचे आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा। शुक्रवार को हमने देखा था 51,500 का लेवल टूटा था क्लोजिंग बेसिस पे, और कल यानी कि सोमवार के दिन हमने देखा 50,500 के भी नीचे जाकर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये जो पूरा गिरावट का मंजर बनता हुआ देखा है पिछले 6 दिन से, जो बाजार एक तरफा गिर रहा है, उसमें मैम अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो आखिर ये बाजार में जो गिरावट है क्यों नहीं थम रही है? आप इसके पीछे क्या मेजर रीजन समझ के चल रही हैं? क्या हमारे घरेलू फैक्टर्स हैं, एफआईएस की बिकवाली है, या फिर आपको लगता है कोई और भी फैक्टर है जो कि बाजार को नीचे खींच रहा है? संदीप जी, मुझे लगता है बेसिकली एफआईआईज आउटफ्लोज जो हम देखने को मिल रहे हैं, अगर हम सिर्फ अक्टूबर की बात करें तो ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ तक की सेलिंग्स हुई है। जो लास्ट मंथ हमने 57,000 करोड़ तक की इनफ्लोज आते हुए देखे थे, वो इस मंथ काफी हद तक रिवर्स हो गए हैं और यही मेजर कारण है जिसकी वजह से हमने स्टीप सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। अगर हम देखें तो 23,800 से लेके जो हमने 26,277 तक की जो रैली देखी थी, उसका ऑलमोस्ट 61.8% मार्केट ऑलरेडी रिट्रेस कर चुकी है। मेजर कारण यही रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से रिस्क अवर्स सेंटिमेंट्स आ गए हैं मार्केट में। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने सिग्निफिकेंट स्पाइक आते हुए देखा है फ्रॉम लेवल्स ऑफ $70 अ बैरल। क्रूड के प्राइसेस ऑलमोस्ट 80 अ बैरल तक आ चुके हैं। इवन दो $85 तक गवर्नमेंट काफी हद तक कंफर्टेबल है और इन्फ्लेशन पे भी कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर हम इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री भी देखें तो आरबीआई के कंफर्ट जोन में ही है और इनफैक्ट लास्ट मंथ की बात करें तो इन्फ्लेशन स्लाइटली ही बढ़ी थी, बट आरबीआई के जो कंफर्ट लेवल है उससे अभी भी नीचे ही है। सो बहुत ज्यादा कंसर्न्स अभी नहीं है, बट अगर इजराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक करता है, जिसका काफी हद तक मार्केट में कंसर्न बना हुआ है, उस केस में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी सिग्निफिकेंट स्पाइक देखने को मिल सकता है और इससे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे और हमारे जीडीपी ग्रोथ पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। फेस्टिवल सीजन में ऑलरेडी क्रूड ऑयल की डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। पीछे चाइना ने भी रेट कट्स किए हैं और यूएस में भी मॉनेटरी ईजिंग का साइकिल स्टार्ट हो गया है। इससे क्रूड ऑयल की डिमांड भी बढ़ने की काफी एक्सपेक्टेशंस है। सो यहाँ से क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेके जो काफी ज्यादा कंसर्न बना हुआ है, ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है डोमेस्टिक मार्केट पे। इसके साथ साथ दूसरा फैक्टर है कि चाइना की साइड से जो भी मॉनेटरी ईजिंग मेजर्स लिए गए हैं, उससे एफआईआई का रुझान काफी हद तक चाइनीज मार्केट में हो गया, जहां वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। और अगर हम पिछले हफ्ते भी देखें तो चाइनीज मार्केट में हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, जहां निफ्टी ने 4.45% तक शेड किया और आज कल के सेशन में भी हमने काफी डिक्लाइन आते हुए देखा। वहीं चाइनीज मार्केट में हमने स्ट्रॉन्ग एडवांस आते हुए देखा है। सो एफआईआई की क्लियरली शिफ्ट देखने को मिला है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट पे काफी हद तक प्रेशर डाल रहे हैं। बट अगर मैं आगे के नजरिए की बात करूं तो मुझे लगता है यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। अगर हम क्रूशियल लेवल्स की बात करें तो 24,689 जो एक काफी क्रूशियल लेवल मुझे नजर आ रहा है, स्पॉट लेवल है निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल प्रोटेक्ट रहता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, जो पिछले सेशन में भी काफी हद तक प्रोटेक्ट हुआ है, मुझे लगता है एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है।
सो फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 25,100, देन 25,250। अगर 25,250 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो एक फर्दर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, दैट कैन एक्सटेंड टुवर्ड्स 25,500 ऑड लेवल्स आल्सो। मार्केट की इस हफ्ते काफी हद तक नजर रहेगी असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स पर। आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग भी है इस हफ्ते, और इसमें भी क्या डिसीजन होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स होंगी ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और यूएस में सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा भी रिलीज होने वाला है। सो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को वॉच आउट करने होंगे। बट अगर हम लेवल्स की बात करते हैं स्ट्रिक्टली, निफ्टी में 24,689 का लेवल काफी क्रूशियल रहेगा। आपने कहा वहीं कुछ, अगर हम बैंक प्लीज मैम प्लीज। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो मुझे लगता है 49,600 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इवन दो 51,500 इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी, बट 49,600 मुझे लगता है नियर टर्म में एक फ्लोर एरिया की तरह एक्ट कर सकता है। अगर ये लेवल प्रोटेक्ट होता है, इन दैट सिनेरियो वी कैन सी अ बाउंस बैक। बट अभी मुझे लगता है ये बाउंस बैक काफी शॉर्ट लिव्ड होंगे और मार्केट की काफी हद तक नजर रहेगी मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसकी तरफ। चलिए ठीक है। आप जो राज्यों के चुनावों के नतीजों की बात कर रहे हैं वो आज ही आते हुए दिखेंगे, और इनफैक्ट कल आरबीआई की जो पॉलिसी बैठक है उसका फैसला भी आता है वो दिखेगा। लेकिन उससे पहले मैम आपने कहा कि 24,689 24,689 का लेवल आपने बताया काफ़ी क्रूशल है। मैं एक डेटा पॉइंट पढ़ रहा था जिसमें पिछले 11 महीने से निफ्टी ने अपना जो प्रीवियस मंथ का लो है उसको नहीं तोड़ा है, और पिछले महीने की लो की जहाँ तक बात है तो 24,750 इसे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे देखा जा रहा था। क्लोजिंग हमने कैसे तैसे उसके ऊपर कर ली, लेकिन दिन के दौरान जो निफ्टी का लो बना मैम वो इस लेवल के नीचे भी हमने कल के सेशन में निफ्टी को जाता हुआ देखा है। तो 24,750 ये जो लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर माना जा रहा था, इसका इंटरडे में ब्रीच होना और इसके ऊपर जाके क्लोजिंग होना, अगर आप इन दोनों डेटा पॉइंट्स को समझा पाएं। बिल्कुल संदीप जी, इवन आई वाज क्लोजली वाचिंग दिस लेवल ऑफ 24,750 और हमने अपने क्लाइंट्स को भी यही लेवल इन्फॉर्म किया था। बट देन लुकिंग एट द चार्ट्स वी हैव नोटिस दैट 24,689 इज आल्सो अ क्रूशियल लेवल। सो अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को इंक्रीज करते हैं, इवन दो इंट्राडे में ये लेवल जरूर रीच हुआ 24,750 का, बट अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को इंक्रीज करें ऑन अ वीकली बेसिस या मंथली बेसिस, ये लेवल मुझे लगता है अभी भी सेक्रोसैंक्ट रहेगा। अगर हम वीकली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं निफ्टी में, अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है डिपेंडिंग ऑन ऑल द डेवलपमेंट्स व्हिच आर लाइंड अप दिस वीक, मुझे लगता है वापस से हम एक अच्छा बाउंस बैक देख सकते हैं। बट मुझे लगता है ये बाउंस बैक शॉर्ट लिव्ड ही होगा। मार्केट में अभी जो कंसर्न्स नजर आ रहे हैं वो स्लाइटली डीप नजर आ रहे हैं, मुझे बहुत तेजी यहाँ से नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कॉशियस रहने की जरूरत है, और लेवल्स पर जरूर नजर रखें। अगर 24,750 का लेवल ऑन अ क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग बेसिस ब्रेक हो जाता है, और अगर जैसा कि मैंने भी बताया 24,689 का लेवल ये थोड़ा सा एक जोन है, इस पे नजर रखने की बहुत जरूरत है। अगर इन लेवल्स के नीचे मार्केट एक क्लोजिंग दे देती है तो मुझे लगता है फर्दर पेन देखने को मिल सकती है। 24,200 तक के लेवल और 23,800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं इन दैट सिनेरियो। और मैं ये भी मेंटेन करना चाहती हूँ, ये बुल रन मुझे लगता है तभी तक कंटिन्यू करेगा जब तक 23,800 का लेवल ओवरऑल बेसिस पे होल्ड कर रहा है। अगर 23,800 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग हो जाती है, ट्रेंड मुझे लगता है काफी हद तक रिवर्स हो सकता है। मार्केट में जो हम पिछले 4 सालों से एक बहुत अच्छी तेजी आते हुए देख रहे हैं, इवन विद इंटरमिटेंट बाउंस बैक्स एंड करेक्टिव रैलीज, मुझे लगता है ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो सकता है। और मिडिल ईस्ट में अगर ये टेंशन एस्केलेट हो जाती है सो ये फर्दर हम अपनी मार्केट्स पे प्रेशर बनता हुआ देख सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट में टेंशन का एस्केलेट होना हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का बात हो सकती है, और अगर ये एस्केलेशन होता है वहाँ पे चिंताएं बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है उसका जो रिपरकशन है, उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन मार्केट्स में भी साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। क्रूशियल लेवल्स आपको बताए गए हैं मैम की ओर से, इन लेवल्स को इंपॉर्टेंट मान के इनको ध्यान में रखते हुए आपको कॉशियस रहना है, बाजार में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बाजार में जो बाउंस बैक अगर आता भी है इन केस तो वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा, कोई बहुत लंबा बाउंस बैक नहीं चलेगा वो। इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए, सतर्क रहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए बाजार को सेटल होने के लिए। जब तक स्थिरता ना आ जाए बाजार में तो आप थोड़ा दूर रहेंगे, शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सेक्टर्स की बात करें मैम तो कल हमने देखा कि अगर आईटी को छोड़ दे तो एनएससी के अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान के साथ ही बंद हुए। सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही थी मीडिया सेक्टर की, पीएसयू बैंक, इसके अलावा जो सरकारी शेयर्स हैं पीएसयू शेयर्स हैं वो देख लीजिए, एनर्जी, तेल गैस, मेटल इंडेक्स भी अब तो अछूता नहीं रहा, जहाँ पे चाइना के जो आप स्टिमुलस की बात करी थी वो भी प्ले आउट हो चुका है। तो मेटल स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली कल के सेशन में हावी होती हुई नजर आई, और उसके साथ साथ इंडिया विक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा। बाजार एक तरफ गिर रहा है और इंडिया विक्स लगातार चल रहा है।
कल भी करीब 7% के आसपास ये गेंस के साथ क्लोजिंग हुई और 5 दिन में आप देखिए इंडिया विक्स में करीब 20% के आसपास का उछाल देखने को मिल चुका है। कल का अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें निफ्टी का तो 50 में से 40 शेयर कल भी गिरकर बंद हुए। शुक्रवार को भी इसी तरह का सेम टू सेम रुझान था और गिरने वाले शेयरों में आप देखिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी अब लाइमलाइट में आने लगे हैं। अदानी पोर्ट्स कल का टॉप लूजर था, बीईएल, अदानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया ये निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल थे। और गेनर्स की अगर आप बात करेंगे जो स्टॉक का सबसे ऊपर थे उसमें आप ट्रेंड देख लीजिए, एमएनएम, भारती एयरटेल, आईटीसी और बजाज फाइनेंस। इन शेयरों में कल हमने देखा बाजार भले ही कमजोर था लेकिन हरे निशान के साथ क्लोजिंग बनती हुई देखी है। तो मेटल शेयरों में मैम अब ये जो कमजोरी है क्या ये खरीदारी करने का मौका है? क्योंकि जैसे आप कह भी रही थी कि चाइना में जो रेट कट्स हुए हैं, जो स्टिमुलस का अनाउंसमेंट हुआ है वो मेटल स्टॉक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन क्या ये सारे पॉजिटिव्स प्ले आउट हो चुके हैं? क्या अब ये मुनाफा वसूली बढ़ती हुई दिखेगी आगे? और जी संदीप जी, मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स ओवरऑल काफी स्ट्रांग रहेंगे और ये थीम मुझे लगता है अगले 6 महीने तक कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम टाइम साइकिल एनालिसिस की बात करें तो मुझे लगता है अगले 6 से 9 महीने तक मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बट अगर हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट में जो सेल ऑफ देखने को मिला है उसका मेटल स्टॉक्स में भी थोड़ा इंपैक्ट आया है। हमने हाई लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है बिकॉज पिछले कुछ दिनों में मेटल स्टॉक्स में भी हमने अच्छी तेजी बनते हुए देखी थी। सो मुझे लगता है यहाँ से स्लाइड करेक्शन जरूर देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो मुझे लगता है ट्रेंड यहाँ से अभी भी ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। कुछ डिक्लाइंस की वेट करें तो मुझे लगता है मैंने पिछले शो में मेंटेन किया था कि मुझे यहाँ से टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को ये सारे स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और हमने अच्छी तेजी इनमें आते हुए भी देखी है। सो मुझे अभी भी लगता है कुछ डिप्स मिले, थोड़ा सा वेट करें, मार्केट को स्टेबलाइज होने दें और इन स्टॉक्स में अभी भी मुझे लगता है लोअर लेवल्स पे बाइंग का मौका मिलेगा। वहीं अगर मैं एक पॉजिटिव फैक्टर जो मैंने मार्केट में एनालाइज किया है, अगर हम यूएस की बात करें तो हमने आईटी स्टॉक्स में अभी इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए। इसका मेजर कारण ये देखें तो यूएस की इकोनॉमी में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग भी होगी। जो पिछले हफ्ते नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा रिलीज हुआ है, जो जॉब मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है यूएस की, काफी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी स्ट्रॉन्ग जॉब्स नंबर्स निकल के आए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज आल्सो स्लिप टू 4.1%। सो ये स्लाइटली पॉजिटिव ट्रिगर है फॉर डोमेस्टिक इक्विटीज आल्सो। इससे मुझे लगता है यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यस, अगर वापस से हम मेटल स्टॉक्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है डिक्लाइंस पे भी इन पे जरूर बाइंग की जा सकती है। टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को इनमें आप गिरावट पे खरीदारी करके चलें। 6 से 9 महीने का नजरिया आप लेके चलते हैं तो मेटल स्टॉक्स में यहाँ से भी अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मैम चाहे आप पीएसयू स्टॉक्स ओवरऑल देखें या फिर डिफेंस के जो पीएसयू स्टॉक्स हैं उनकी बात कर लें तो वहाँ पे गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। बहुत अच्छी रैली हमने इन स्टॉक्स में बनती हुई देखी, लेकिन अब जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उसमें भी बीच बीच में एक जो डेड कैट बाउंस आए थे वो सस्टेन नहीं करते हुए दिखे। और चाहे आप गार्डन रीच देखिए, कोचिन शिपयार्ड, एसजेवीएन, हुडको, मॉयल, ईआईएल, न्यू इंडिया एश्योरेंस, एमएमटीसी, लंबी लिस्ट है मैम जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी डिसाइसिव होती हुई नजर आ रही है। तो पहले तो ये बताइए कि इनमें व्यू क्या होना चाहिए? जो हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इसमें क्या वेट एंड वॉच करना चाहिए या जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर लें? और अगर कहीं खरीदारी करने के मौके हैं, अगर कोई आउट परफॉर्मेंस है कहीं पे तो वो भी बताइए मैम। संदीप जी, मुझे लगता है यहाँ से ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए जरूर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सो ट्रेडर्स के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर रहेगी, बट अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करें। डिफेंस स्टॉक से ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाए हैं। सो मुझे लगता है अभी करेक्शन और देखने को मिल सकती है। अगर मैं स्पेसिफिकली जो मैं काफी क्लोजली ट्रैक कर रही हूँ एचएएल, ये हमारे क्लाइंट्स के पास भी है, बट मुझे लगता है अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 3900 के लेवल्स तक की वेट कर सकते हैं। 3900 के लेवल्स पर मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी। 3650 का स्टॉप लॉस रहेगा, हाई साइड में 4500 एंड 4700 तक के टारगेट दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। सो थोड़ा सा वेट करें, लोअर लेवल्स मिलेंगे अभी, वहां पर एंट्री की जा सकती है। बट यस, अगर आपका स्लाइटली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी बाइंग की जा सकती है। 4250 से 4280 तक के लेवल्स हाई साइड पे देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग का नजरिया तो जरूर आप डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। खासतौर पे एचएएल जो कि सबसे बड़ा स्टॉक है इस पूरे सेगमेंट में, 3900 का इंतजार कर लें, वहाँ पे आप खरीदारी करते हैं तो आपका 3650 का स्टॉप लॉस होगा। और फिर लॉन्गर टर्म में 4500, 4700 तक के जो लेवल्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो मैम कल हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था, क्योंकि एनएसई पर अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो केवल 384 शेयर ऐसे थे
जहां पे गेंस के साथ क्लोजिंग हुई और करीब 2500 शेयर ऐसे थे, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 6-7 गुना का जो एडवांस डिक्लाइन है वो आपको देखने को मिला। और किस तरह से छोटे मझोले शेयरों में प्रेशर था उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मिड कैप इंडेक्स करीब 1200 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखिए 1800 अंकों से ज़्यादा की गिरावट लेकर बंद हुआ और 54,500 के नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स में क्लोजिंग देखने को मिली है। और 16 अगस्त के बाद हमने देखा है, तो अगस्त में अगर हमने लास्ट टाइम देखा था तो सितंबर अक्टूबर, तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 2 महीने के निचले स्तर पर जाकर स्मॉल कैप इंडेक्स में क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। तो प्रेशर आप समझ सकते हैं, और जैसा हमने निफ्टी में भी 2 महीने के आसपास के निचले स्तर पर क्लोजिंग बनती हुई दिखी है, वैसा ही कुछ रुझान हमने स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बनता हुआ दिखा है। हाँ, यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्ट्रांग थी, जो तेज़ी आई थी वो भी बाजार से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी की रफ्तार पर बनती हुई दिखी थी। इस बीच मैं ज़रा मैम आपसे रेलवे PSUs डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो काफ़ी तीव्र होती हुई नजर आई है। कुछ स्टॉक्स में आपके सामने रखता हूँ, RVNL हुआ, रेलटेल हुआ, टैक्स रेल हुआ, राइट्स हुआ, ये तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कम से कम 6-7% कल के सेशन में गिरकर बंद हुए हैं। तो ये जो रेलवे PSU शेयरों में गिरावट हो रही है, क्या इनमें भी डिफेंस PSU जैसा ही व्यू है कि लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो थोड़ा लंबी अवधि का व्यू है तो थोड़ा वेट कर लें, अभी भी और नीचे के लेवल आ सकते हैं? संदीप जी, मुझे लग रहा है अभी प्रेशर ब्रॉडर इंडाइसेस पे तो देखने को मिल ही रहा है, बट इसके साथ साथ अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की भी बात करें तो सब में ही प्रेशर देखने को मिला है, एक्सेप्ट फॉर IT सेक्टर। अगर हम पिछले सेशन में देखते हैं तो सिर्फ IT सेक्टर में गेन्स देखने को मिले हैं, बट सारे सब सेक्टर्स में हम देखें तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। यस, मुझे रेलवे स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, बट थोड़ा सा वेट करने की एडवाइस रहेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है IRFC मुझे एक मेरा टॉप पिक रहेगा, बट थोड़ा सा यहाँ पर भी वेट करने की एडवाइस रहेगी। मैं लेवल्स की जरूर बात करना चाहूंगी। IRFC में देखें तो मुझे लगता है 125 तक के डिक्लाइंस देखने को मिल सकते हैं, पर वहां पर हमें जरूर स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होती हुई नजर आ रही हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा 100 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में मुझे लगता है दोबारा से 180 से 190 तक के लेवल्स हाई साइड में देखने को मिल सकते हैं। IRCTC में भी देखें तो मुझे लगता है हमने अच्छे गेन्स आते हुए देखे पीछे, बट अभी स्टॉक हैज गिवन मच ऑफ द रीसेंट गेन्स, और मुझे लगता है लोअर लेवल्स पर दोबारा से इसमें भी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। अगर हम IRCTC की बात करते हैं तो मंथली चार्ट्स पर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 820 टू 830। सो इसमें भी मुझे लगता है बाइंग की जा सकती है ऑन स्मॉल डिप्स। इनफैक्ट IRCTC एक अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है इसमें, मुझे 820 से 830 में बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेंगे 750, एंड हायर साइड से हम टारगेट्स अगर की बात करें तो 1000 तक के टारगेट्स दोबारा देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर रेलवे स्टॉक्स में मुझे लगता है एक अच्छा पोटेंशियल इमर्ज हो सकता है, थोड़ा सा वेट करें एंड एंट्री की जा सकती है। ओके, तो डिप्स पे IRFC और IRCTC ये दोनों स्टॉक्स हैं, जो लेवल्स आपको बताए गए उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा डिप्स पर, थोड़ा गिरावट पर आप चाहें तो इन स्टॉक्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। ये तो बात हुई कल के बाजार की। अब आज की तैयारी शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। शुरू करते हैं आज की तैयारी। मैम, आप RBI की बात कर भी रही थी कि जो फैसला आने वाला है उसमें काफ़ी हद तक जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो काफ़ी भूमिका निभाएंगे, और जो वेस्ट एशिया में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब वो तो पता नहीं एस्केलेट होकर कहाँ तक जाएगी, लेकिन US में हम देख रहे हैं, जैसे आपने वो जॉब्स रिपोर्ट जो मेंशन करी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% आया, 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां जुड़ती हुई दिखी हैं, तो उससे जो US की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है 8 अगस्त के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 4% का लेवल है वो ऊपर की ओर पार होता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं US के बाजार ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अगर US की इकोनॉमी मजबूत है, जो लैंडिंग है वो काफ़ी सॉफ्ट रहने वाली है, तो यहाँ से जो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद काफ़ी कम नजर आ रही है। फिर उसका जो रिपरकशन है वो शायद RBI की पॉलिसी में भी आता हुआ दिखेगा। शायद इसी चीज़ को फैक्टर इन करते हुए कल के सेशन में हमने देखा जो दिग्गज बैंक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पिटते हुए दिखे हैं, चाहे आप PSU बात कीजिए, चाहे आप निजी बैंकों की बात कीजिए। क्या वाकई इस चीज़ का इम्पैक्ट है? US में जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है उसका खतरा इंडियन बैंक्स पे भी है? हम अगर देखें तो इंडियन बैंक्स पे भी काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, और यही कारण है कि हमने बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा लैकलस्टर मूवमेंट आते हुए देखी, काफी स्टीप सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। और जो हमारे हेवी वेट्स हैं, स्पेशली ICICI बैंक, HDFC बैंक, वहां पर भी काफी ज्यादा प्रेशर बनता हुआ देखा है। इवन दो HDFC मुझे लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है, बट शॉर्ट टर्म में देखें तो थोड़ा प्रेशर जरूर बनते हुए दिखा है। सो मुझे लगता है यहाँ पे प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में PSU बैंक स्टिल यहाँ से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। काफी ज्यादा ऑलरेडी करेक्शन हो चुकी है,
और अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की तरफ भी देखते हैं तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में स्टिल एक प्रॉमिसिंग आउटलुक देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी काफी करेक्शन देखने को मिल चुकी है, सो यहाँ से एक रीबाउंड जरूर देखने को मिल सकता है। इवन दो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, हमने काफी ज्यादा एफआईआई आउटफ्लोज भी आते हुए देखे हैं, और सेक्टर स्पेसिफिक भी देखे तो बैंकिंग और फाइनेंशियल से हमने काफी ज्यादा आउटफ्लोज आते हुए देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, स्पेशली अक्टूबर की बात करें अगर हम। बट मुझे लगता है ये सब ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइसेस में। अब मुझे लगता है यहाँ से कुछ वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है, स्पेशली मेरी टॉपिक्स रहेंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई में बाइंग करके चल सकते हैं, एंड इनफैक्ट करंट लेवल्स पे भी मैं बाइंग की ही एडवाइस दूंगी। स्टॉप लॉस रहेंगे 710 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 875। ये शॉर्ट टर्म बेट ही रहेगा अभी। मुझे लगता है जैसे कि पहले भी मैंने मेंटेन किया कि लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी थोड़ा सा वेट करें। अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव रखते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो शॉर्टर टर्म गेन्स के लिए डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थोड़ा सा वेट करें। जो मिडल ईस्ट की टेंशन है इसको स्टेबलाइज होने दें, उसके बाद ही आप वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कैनरा बैंक में भी मुझे एक अच्छा आउटलुक नजर आ रहा है। कैनरा बैंक में देखें तो 95 के लेवल्स पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, सो शॉर्टर टर्म में आप करंट लेवल्स पे 102 से 103 के लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 94 ऑन द डाउन साइड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड हायर साइड पे 120 से 125 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में भी मुझे एक अच्छा पोटेंशियल नजर आता है। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन प्लेस एट 50 लेवल्स, सो आप 52 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, 47 का स्टॉप लॉस रखें, एंड हायर साइड में 58 से 60 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके तो 3 बैंक्स हैं जिसमें एसबीआई जो कि लीडर है, इसमें आप खरीदारी करके चलिए। 875 का टारगेट, 710 रुपये का स्टॉप लॉस है। केवल शॉर्ट टर्म के लिए, एक बाउंस बैक के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, थोड़ा वेट कर लीजिए और नीचे के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। कैनरा बैंक में 102 के आसपास आप खरीदारी करें, 95 का स्टॉप लॉस रखें, 120 125 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और इसी तरह आईओबी में भी 52 पर अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो आप वहाँ पर अगर खरीदारी करते हैं तो स्टॉप लॉस रख लीजिए 47 रुपये का, और ऊपर में 58 और 60 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो प्राइवेट बैंकों के बनस्पत पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा अच्छे मौके बन सकते हैं। शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक के लिहाज से आप यहाँ पे ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। सीमेंट शेयरों में आपकी क्या राय है मैम? सीमेंट शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एक तरफ ऐसा व्यू आ रहा है कि अदानी ग्रुप अपनी जो नंबर 1 पोजीशन है उसे हासिल करने के लिए कुछ और भी अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सीमेंट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। चाहे मंगलम देखिए, प्रिज्म देखिए, अंबुजा एसीसी जो कि अदानी ग्रुप का हिस्सा है, इनमें भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन हिडलबर्ग में हमने देखा कल के सेशन में आउट परफॉर्मेंस था, क्योंकि यहाँ पे एक्विजिशन की जो न्यूज़ है वो प्ले आउट होती हुई नजर आई, तो हिडलबर्ग में काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे। ओवरऑल मैम सीमेंट एज अ पैक को लेकर आपकी राय? सीमेंट सेक्टर में देखिए तो स्पेशली एक की इनपुट जो रहता है क्रूड ऑयल, वहां हमने काफी सिग्निफिकेंट सर्ज आते हुए देखा। सो इनके ऑब्वियसली मार्जिन इंपैक्ट हो रहे हैं, और इसी वजह से हमने सीमेंट शेयर पे काफी ज्यादा प्रेशर बनते हुए देखा है। मुझे लगता है अगर क्रूड के प्राइसेस और बढ़ते हैं यहाँ से तो सीमेंट स्टॉक्स पे ओवरऑल प्रेशर बना रहेगा। बट येस, यहाँ पर सिलेक्टिव पॉकेट्स में आप जरूर बाइंग कर सकते हैं। अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो मुझे लगता है एसीसी स्टिल यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अदानी ग्रुप काफी ज्यादा एक्विजिशंस एंड टाइप्स प्लान कर रहा है, और इसका भी बेनिफिट मुझे लगता है एसीसी को मिल सकता है। सो एसीसी में मुझे लगता है वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एट 2100 ऑड लेवल्स। सो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ बाइंग की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 2100। थोड़ा सा डिप की वेट करें, बिकॉज मुझे लगता है क्रूड ऑयल की प्राइसेस यहाँ से फर्दर एक सर्च दिखा सकते हैं। सो थोड़ा सा डिप्स रहेंगे, बट येस लोअर लेवल्स पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। सो 2100 के लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप ऑफ 1880 on the downside, और हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे 2700। वी हैव बीन एडवाइजिंग दिस टू आवर क्लाइंट्स आल्सो। तो मुझे लगता है एसीसी में थोड़ा डिप्स पे एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी। वहीं इसके साथ साथ देखिए तो मंगलम सीमेंट में भी मुझे लगता है एक अच्छा पोटेंशियल नजर आता है। थोड़ा सा वेट करें, डिक्लाइंस में टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 690 बाइंग की जा सकती है विद स्टॉप ऑफ 600 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में 950 से 980 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट मेरा दोबारा से ये मैं मेंटेन करूंगी, स्लाइटली वेट करना प्रेफरेबल रहेगा। यहाँ पर मुझे लगता है करेक्शन और बढ़ सकती है, सो डिक्लाइंस पे ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी को हम सर्च कर सकते हैं। गिरावट पे खरीदें, यही राय है पीएसयू बैंकों में भी और सीमेंट सेक्टर में भी, जहां पे गिरावट देखने को मिल भी रही है। थोड़ा और वेट कर लीजिए तो यहां पे खरीदारी करें। केमिकल स्टॉक्स पे भी आपकी राय यही है मैम? क्योंकि केमिकल सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अब यहां पे प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही है। जो चले थे स्टॉक डीसीडब्ल्यू हुआ, जुबिलेंट इंग्रेविया, इंडो अमीन, कनोरिया केमिकल, ये सारे आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वेट करें और गिरने दें या फिर अभी से खरीदारी कर सकते हैं?
थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है एक काउंटर ट्रेड लिया जा सकता है, स्पेशली मैं करोड़िया केमिकल्स की बात करूं तो मुझे लगता है केमिकल स्टॉक्स ने इवन दो पिछले कुछ टाइम में स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाए हैं, बट अभी रीसेंट जो करेक्शन हुई है इस इनफैक्ट अगर हम पिछले सेशन में भी देखें तो काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिली है करोड़िया केमिकल्स में, पर मुझे लगता है इट हैज कम टू क्लोजर टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऑफ अराउंड 131। सो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। ये काउंटर ट्रेड रहेगा, स्टॉप लॉस रखें 110 का ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में 160 तक के लेवल्स दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं जुबिलेंट इंग्रेविया की भी बात करूं तो मुझे लगता है यहाँ पर करेक्शन और बढ़ सकती है एंड इट कैन स्लाइड टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 660 टू 650। सो वहां पर दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें जुबिलेंट इंग्रेविया में भी। और इसके साथ साथ मुझे लगता है सुदर्शन केमिकल्स में भी एक अच्छी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है, बट उसमें भी मुझे लगता है वेट करना चाहिए 860 से 870 के लेवल्स मिले तो वहां पर भी बाइंग की जा सकती है विद स्टॉप ऑफ 780 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में 1050 एंड 1080 तक के लेवल्स दोबारा देखने को मिल सकते हैं। तो कनौरिया केमिकल और सुदर्शन केमिकल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड लेके चल सकते हैं केमिकल शेयरों की जहाँ तक बात है। कुछ ऐसा ही व्यू मैम मिड कैप फार्मा शेयरों में भी है, क्योंकि ये भी आउट परफॉर्मर रहे हैं और अब मुनाफा वसूली काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो मॉर्पिन लैब हुआ, एसएमएस फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर, जैक्सन पाल फार्मा, क्या इनमें खरीदारी करें या अभी रुकें? थोड़ा सा मुझे लगता है रुक सकते हैं इसमें। फार्मा सेक्टर नो डाउट थोड़ा सा डिफेंसिव रहता है, जब भी मार्केट में हम सेल ऑफ आते हुए देखते हैं तो एफएमसीजी एंड फार्मा स्टॉक्स में हम एक अच्छी बाइंग आते हुए देखते हैं, पर मुझे लगता है इन सेक्टर्स में हमने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं। सो मुझे लगता है इस सेक्टर को अभी शॉर्ट टर्म में अवॉइड करें, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सो आई वुड क्लियरली से कि इस सेक्टर को अभी अवॉइड करें, बट अगर आप स्टिल बाइंग करना चाहते हैं एज शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आई जस्ट सजेस्ट, मुझे लगता है शिल्पा मेडिकेयर का सेटअप जो है प्राइस पैटर्न की अगर बात करें तो इट्स बेटर एज कम्पेयर टू अदर पियर्स। सो यहाँ पर मुझे लगता है आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 720 बाइंग की जा सकती है विद स्टॉप ऑफ 660 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 850 से 880। बट ये काउंटर ट्रेड ही रहेगा, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग आउटलुक नजर नहीं आ रहा है मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में। सो बेटर है कि आप अवॉइड करें, सिलेक्टिव पिक्स की तरफ ही फोकस करना बेटर रहेगा। फेयर इनफ मैम, वेट करना ज़्यादा बेटर है। फार्मा स्टॉक्स में बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था, अभी थोड़ा करेक्शन हो रहा है तो थोड़ा वेट कर लें, वो शायद ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। कुछ ऐसे रुझान हमने शुगर शेयरों में भी बनता हुआ दिखा था। ऐसा न्यूज़ फ्लो था कि शुगर की कीमतें बढ़ सकती हैं, एमएसपी बढ़ाया जा सकता है, एक्सपोर्ट को भी दोबारा खोला जा सकता है, एथेनॉल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो हमने बहुत अच्छे गेंस हमने शुगर शेयरों में बनते हुए देखे भी हैं, और अब जब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो वो भी काफ़ी अग्रेसिव होती हुई नजर आ रही है। चाहे आप डालमिया भारत शुगर देख लीजिए, शक्ति शुगर देख लीजिए, बजाज हिंदुस्तान, श्री रेणुका शुगर्स, इन सब में ही आउट परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग था और उतनी तेज अब मुनाफा वसूली भी हो रही है। क्या करें इस मुनाफा वसूली में मैम? मुझे लगता है संदीप जी ये सेक्टर अभी भी परफॉर्म करेगा, इवन दो मार्केट अभी थोड़ा सा वीक नजर आ रही है, बट मुझे लगता है शुगर स्टॉक्स अभी भी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस सेक्टर पर मेरा काफी फोकस रहेगा और यहाँ पर मेरी टॉपिक रहेगी डालमिया भारत शुगर और बलरामपुर चीनी। सो मुझे लगता है ये स्टॉक्स दोनों आउट परफॉर्म कर सकते हैं और हमने ये स्टॉक्स अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हैं जिनमें अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं, बट डिप्स पर दोबारा इनमें बाइंग की जा सकती है। डालमिया भारत शुगर की बात करें तो हमने राउंडिंग बॉटम पैटर्न का एक ब्रेकआउट आते हुए देखा है। सो ये काफी बुलिश रहेगा प्राइसेस के लिए फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। सो अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू लेते हैं तो इसमें आप अभी भी करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं। स्मॉल डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 500 बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉप लॉस रहेंगे 430 ऑन द डाउन साइड, हाई साइड में 630, 650 एंड 700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 3 महीने का अगर आपका नजरिया है तो। इसके साथ साथ बलरामपुर चीनी में भी हमने काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं। यहाँ पर भी अगर आपको थोड़े से डिप्स मिलते हैं तो आप इसमें भी बाइंग करके चल सकते हैं। थोड़ा सा डिप्स की वेट करें, मुझे लगता है ये स्टॉक भी आपको एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और 750 से 780 तक के लेवल 1 से 3 महीने के नजरिए का अगर आपका है तो आपको ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, 750 से 780 बलरामपुर चीनी में, और दालमिया भारत में 630, 650, 670 तक के टारगेट्स 3 महीने का आपका नजरिया है तो इन स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चीनी में जो गिरावट हो रही है शुगर स्टॉक्स में, वो खरीदारी करने का मौका है यहाँ पे साफ तौर पे निकल के आ रहा है। ट्रेडर्स के कुछ पसंदीदा स्टॉक्स की मैं आपसे राय लेना चाहूँगा मैम। उसमें पेटीएम हुआ, वोडाफोन आइडिया हुआ जो कि लगातार गिर रहा है, वक्रांगी यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग था, अब नीचे के सर्किट लगने लगे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये 136 रुपये पर आ गया। ओला इलेक्ट्रिक ने तो 100 रुपये का लेवल 30 तारीख को तोड़ा था, अब ये 90 रुपये के भी नीचे फिसलता हुआ दिखा है। तो ऐसे स्टॉक्स पर आपकी राय, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स के रडार पर रहते हैं, कोई ऐसी स्टॉक इनमें से जो कि आउट परफॉर्म करता हो, जहाँ पे डिप्स में खरीदारी की जा सकती हो, या इनको दूर रहना है या इनसे मुनाफा वसूली करनी है?
मुझे लगता है संदीप जी, हमने पिछली बार भी बात की थी, मुझे बजाज हाउसिंग फाइनेंस काफी अच्छा नजर आ रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है इस स्टॉक में, काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉक हो सकती है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। बट ये एक स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिए ही अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में जरूर एंट्री कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव है तो करंट लेवल्स पर भी इसमें बाइंग कर सकते हैं। थोड़े डिप्स जरूर आएंगे बट आई थिंक अवॉइडिंग द नॉइस, आप इसको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से जरूर रख सकते हैं। आप 128 से 130 के लेवल पर इसमें एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 90 ऑन द डाउन साइड, स्लाइटली डीप रहेगा इसका स्टॉप लॉस, बट मुझे लगता है हायर साइड में इसमें अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है। लॉन्गर टर्म टारगेट्स मुझे 180 250 तक भी नजर आ रहे हैं, बट ये आपका एक साल के नजरिए के लिए आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम में मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में कुछ प्रेशर रहेगा, बट 510 के आसपास बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। ये स्लाइटली लॉन्गर टर्म रहेगा, बट यस 510 के आसपास वैल्यू इन्वेस्टर्स इसमें जरूर बाइंग करके चल सकते हैं। लॉन्गर टर्म में मुझे पेटीएम में भी एक अच्छा पोटेंशियल नजर आता है। 1000 टू 1080 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर वक्रांगी की बात करें तो शॉर्ट टर्म में हमने काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे। ये स्टॉक अभी भी मुझे काफी प्रॉमिसिंग नजर आता है। सो स्लाइड टिप्स पे एट लेवल्स ऑफ अराउंड 24 आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 19.70 और हाई साइड में आपके टारगेट्स रहेंगे 33 से 34 फर्स्ट एंड देन 41 तक के टारगेट्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो वक्रांगी और मुझे लगता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आप बाइंग कर सकते हैं। पेटीएम में थोड़ा वेट करें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस और वक्रांगी इन्हीं लेवल्स पे खरीद सकते हैं। पेटीएम में डिप्स पे अगर आप खरीदारी करते हैं तो लेवल्स आपको बताए गए, उनको आप ध्यान में रखिए। स्टॉप लॉस और टारगेट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अच्छा, बाजार में मैम हम देख रहे हैं कि अब नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है। इस हफ्ते टीसीएस के नंबर्स आ जाएंगे और भी बड़ी कंपनियां जिनके नंबर्स आएंगे। उससे पहले जो दूसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट्स कंपनियां जारी कर रही हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो टाइटन हुआ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईईएक्स, अदानी विल्मर, इनके जो नंबर्स आए हैं उसके ऊपर स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करते हुए नजर आए हैं। खासतौर पे टाइटन की अगर हम बात करें तो खुला मजबूत था, लेकिन उसके बाद अपने गेंस इसने पूरी तरह से फिजल आउट हो गए। बाकी स्टॉक्स में भी कुछ ऐसा ही रुझान देखने को मिला है। कोई स्टॉक जहां पे आपको इन सब में लगता हो कि खरीदारी करने के मौके हैं, जिनके बिजनेस अपडेट्स आपने देखे हो काफ़ी प्रॉमिसिंग हो? मुझे लगता है टाइटन में अभी भी अच्छी बाइंग इमर्ज हो सकती है, इवन दो हायर लेवल्स पे हमने इसमें प्रेशर बनते हुए देखा है। पिछले हफ्ते भी इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और इस वीक के स्टार्टिंग में भी हमने काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। बट जो गोल्ड के प्राइसेस में हमने इंपोर्ट ड्यूटी कट आते हुए देखा, इसके बाद इसके जो रेवेन्यूज हैं काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। स्टिल स्टॉक ने बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, पर मुझे लगता है अगर 3850 का लेवल टाइटन ब्रेक करता है तो एक अच्छा पोटेंशियल नजर आता है मुझे टाइटन में। सो मुझे लगता है टाइटन में आप करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं। एट लेवल्स ऑफ अराउंड 3500 आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 3200 ऑन द डाउन साइड और मुझे लगता है हाई साइड में आपके फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 3850, बट वंस देयर इज अ ब्रेकआउट अबाउट 3850 लेवल्स ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एक बहुत अच्छा पोटेंशियल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है एंड इट कैन सर्ज टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 4100 टू 4150 एज वेल। सो गोल्ड के प्राइसेस में जो हम कॉन्टिन्यूस अपसाइड आते हुए देख रहे हैं, इन द वे इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास दिस ईयर, सो उसका बेनिफिट टाइटन के स्टॉक को भी मिलेगा और मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी टाइटन में इमर्ज हो रही है। शॉर्ट टर्म में जरूर ब्रॉडर मार्केट की वजह से प्रेशर देखने को मिला है, बट लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ये अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है मुझे। 3850 पार होते ही यहाँ पे 4150 तक के लेवल्स भी टाइटन में आ सकते हैं। तो आप चाहें तो एंटीसिपेटरी पहले से ही बाइंग करके चल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा 3200 रुपये का। इसके बिजनेस अपडेट्स काफ़ी अच्छे निकल के सामने आए थे। मैम, आज और इस हफ्ते के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आप हमारे दर्शकों के लिए चुनकर लाई, जहाँ पे खरीदारी करने के मौके, यहाँ पे जो कमाई हो सकती है, कोई शॉर्ट साइड के आइडियाज़ भी अगर आप शेयर करना चाहें तो? संदीप जी, मुझे लगता है ऑयल इंडिया में बाइंग की जा सकती है। जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने एक अच्छा अपटेक आते हुए देखा है, ऑलरेडी $10 तक का प्राइस सर्ज हम आते हुए देख रहे हैं और मुझे लगता है ये कंटिन्यूड रहेगा आने वाले दिनों में। सो मुझे लगता है ऑयल इंडिया में थोड़ा सा डिप्स की वेट करें और 520 से 525 के लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 480 ऑन द डाउन साइड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस और हायर साइड पे 600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको एक महीने तक का नजरिया रखना होगा और अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे लगता है 680 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ केपीआईटी टेक में भी मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1680। स्टॉप लॉस रहेंगे 1580, 1580 का स्टॉप लॉस रहेगा और हाई साइड में 1880 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी एक महीने का तक का नजरिया लेके चल सकते हैं। जो यूएस में अगर हम देखें तो एक अच्छी अपसाइड है। यूएस स्टॉक्स में अगर हम देखें तो टेक सेक्टर में अच्छी अपसाइड देखने को मिल रही है और इसका बेनिफिट डोमेस्टिक आईटी सेक्टर पर भी देखने को मिलेगा।
भी एक मेजर कारण रहेगा जिसकी वजह से हमने केपीआईटी टेक को सिलेक्ट किया है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले भी बात की, शुगर स्टॉक्स मुझे यहाँ से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। सो डालमिया भारत शुगर में बाइंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 500। स्टॉप लॉस रहेंगे 430 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में 650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म का होराइजन लें, 1 से 3 महीने तक का नजरिया रख के चल सकते हैं। तो 1 से 3 महीने के नज़रिए से ऑयल इंडिया, केपीआईटी टेक जो कि एक आईटी प्ले है, और उसके साथ साथ दालमिया भारत शुगर, ये शुगर प्ले है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, किन स्टॉप लॉस और किन टारगेट को आपको फॉलो करके चलना है। सुगंधा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपके साथ बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स की चर्चा हुई है। आपसे विदा लें उससे पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगी? Yes, Sandeep ji, I'm personally holding some of the stocks that we have discussed, and our clients are also holding some of the stocks that we have been advising today. चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आज सुबह सुबह आपने अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया। हमारे दर्शकों के बहुत सारे जो सवाल होते हैं उसी के बेसिस पर हम आपसे सवाल पूछते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि 6 दिन से जो बाजार में गिरावट हो रही है वो एक तरफा गिरावट अब बदलती हुई दिखे, शायद वो रिकवरी में बदले, या तो फिर बाजार थमता हुआ दिखे और आपके पोर्टफोलियो में जो लॉसेस हो रहे हैं वो थमते हुए दिखें और वो मुनाफे में तब्दील होते हुए दिखें। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।